आज आपके सामने दो कहानी लेकर हाजिर हुआ और ये दोनों कहानी इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि दोनों ही कहानियां बेचैन करने वाली हैं। पहली कहानी, एक पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस वाले एक शख्स को कैसे मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तमिलनाडु की यह कहानी। दूसरी कहानी गोवा की है, यह और भी बेचैन करती है। एक बाप अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए 17 साल के एक लड़के पर बीच सड़क तेजाब की बाल्टी पलट देता है। लड़का इस वक्त नाजुक हालत में गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट है। 80% से ज़्यादा बर्न है। शुरुआत तमिलनाडु की इस कहानी से। वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, कुछ गाइडलाइंस हैं, तो तस्वीरें स्टिल आपको दिखाता हूँ। अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आती नहीं, क्योंकि आती तो फिर तो वैसे ही भेद खुल जाता। पर किसी की हिम्मत थी, चुपचाप से किसी दीवार के झरोके के पीछे खड़ा होकर अपने मोबाइल से उसने ये शूट किया। इस तस्वीर में जो वीडियो है, इसमें 4 पुलिस वाले हैं, 3 तो कैमरे में कैद हुए, चौथा नहीं हो पाया। और एक शख्स है जो ज़मीन पर बैठा हुआ है। पुलिस वाले सादी वर्दी में हैं, उनके हाथों में प्लास्टिक और स्टील के रॉड है, प्लास्टिक की पाइप और स्टील के रॉड, और बेतहाशा उसे मार रहे हैं। बाद में उस शख्स की मौत हो जाती है। शायद ये कहानी दब जाती, लेकिन इस एक वीडियो ने पूरे तमिलनाडु में इस वीडियो को वायरल कर दिया और अब तमिलनाडु में हर कोई इस वीडियो के बारे में बात कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून को। 27 जून की बात थी। तमिलनाडु में एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, मदापुरम कलियम्मन मंदिर। इसी मंदिर में एक माँ बेटी दर्शन के लिए जाते हैं। जो माँ थी, उनकी उम्र करीब 70 साल थी, बुजुर्ग थी, ठीक से चल नहीं पाती थी, तो अपनी बेटी के साथ गई थी। माँ का नाम था शिवगामी और बेटी का नाम निकिता। दोनों मंदिर के बाहर पहुँचते हैं। वहाँ पार्किंग में अपनी उनको गाड़ी लगानी थी, कार, जगह मिल नहीं रही थी। इत्तेफाक से इसी मंदिर की सिक्योरिटी में एक गार्ड था जिसका नाम अजीत, उम्र 27 साल। माँ बेटी गुजारिश करती हैं अजीत से कि उन्हें दर्शन के लिए जाना है, वो चल ठीक से पा नहीं रही हैं, तो क्या तुम हमारी कार को पार्क कर दोगे। अजीत उनकी मदद करता है, कार पार्क कर देता है, वो चाबी देकर चली जाती हैं। दर्शन करने के बाद दोनों लौटती हैं, कार के अंदर बैठती हैं तो देखती हैं कि कार में एक बैग था, बैग का जिप खुला हुआ है और उसके अंदर करीब 80 ग्राम गोल्ड, सोने के जेवर थे, वो गायब है। वो पूछती हैं, अजीत कहता है मैंने तो सिर्फ गाड़ी पार्क की है। माँ बेटी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हैं। अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँच जाती है। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, अजीत को के खिलाफ ही माँ बेटी ने बयान दिया। पुलिस अजीत को ले जाती है, उसके भाई नवीन को ले जाती है, पूछताछ करती है और फिर 27 जून फ्राइडे की शाम को ही उसे छोड़ देती है। अब अजीत वापस लौट आता है। तब भी उसे पुलिस वालों ने मारा पीटा, लेकिन उसने कहा मैं बेकसूर हूँ। अब 28 जून की तारीख आ गई। माँ बेटी फिर पुलिस के पास पहुँची। पुलिस ने इस बार फिर से अजीत और उसके भाई को उठाया और उसकी खूब पिटाई की। पिटाई करने के बाद अब पुलिस ने नवीन को तो छोड़ दिया और नवीन के सामने ही अजीत की पिटाई की थी, लेकिन अजीत को कस्टडी में रखा। इसके बाद उसी दिन 28 जून को पुलिस वाले अजीत को अपने साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का दफ्तर है, उसके पीछे गौशाला है, उस गौशाला में ले जाते हैं। ये जो वीडियो है ये उसी गौशाला की है। वहाँ ले जाने के बाद अब 4 पुलिस वाले लेकर गए। उन्होंने स्टील के रॉड, लोहे के पाइप से अजीत को पीटना शुरू किया और पीटते पीटते हालत ये हुई कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। पुलिस वाले घबराए, उसे पास में उठाकर एक थिरुपुवनम अस्पताल है, वहाँ ले गए। अस्पताल वालों ने देखा, उन्होंने कहा कि भाई इसकी हालत तो बहुत गंभीर है, तो यहाँ इलाज हो नहीं सकता। पुलिस वाले और घबराए और उसे फिर लेकर भागे शिवगंगई सरकारी अस्पताल। वहाँ ले जाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन वहीं उसी अस्पताल में अजीत की मौत हो गई। अब अजीत की मौत हो गई, उसके बाद भी ये मामला शांत था। इत्तेफाक से अजीत की मौत के बाद ये वीडियो जो किसी ने उस गौशाला में बड़ी खामोशी से अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, ये पब्लिक डोमेन में आ गई, सोशल मीडिया पर आ गई। अब जैसे ही ये वीडियो आई, तमिलनाडु में हंगामा मच गया। इसके बाद अब पुलिस को सफाई देना पड़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कमाल देखिए तमिलनाडु पुलिस की। एफआईआर में पुलिस ने कहानी ये लिखी कि माँ बेटी की शिकायत पर 80 ग्राम सोने के उस जेवर को तलाश करने के लिए उन्होंने अजीत को उठाया था, उससे पूछताछ की। अजीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने कहा कि उसने गौशाला में उस जेवर को छुपा कर रखा गया। इसलिए 4 पुलिस वाले इंस्पेक्टर और डीएसपी के कहने पर अजीत को उस गौशाला में ले गए ताकि उस जेवर की रिकवरी करा सकें। लेकिन वहाँ अचानक पुलिस कस्टडी से वो भागने लगा। भागते हुए वो गिर गया, गिरने से उसे चोट लग गई, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था और वो मर गया। ये पुलिस की कहानी एफआईआर में, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा ये दस्तावेज रिटन कानूनी।
अब इसी एफआईआर के ऊपर आ जाइए कि पुलिस ने, लड़की ने 27 जून को कंप्लेंट की, पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। 27 को भी उठाया अजीत को, नो कंप्लेंट। 28 को फिर से जो माँ बेटी हैं वो पुलिस के पास गई, उन्होंने फिर से अजीत को उठाया। अजीत के भाई के सामने अजीत को पीटा, फिर उसे छोड़ दिया, लेकिन अजीत को पकड़े रहे और बिना एफआईआर दर्ज किए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब उसके बाद उसको फिर से उस गौशाला में ले जाते हैं और कहते हैं कि यहीं उसने जेवर छुपाया और मिर्गी का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। सवाल ये है कि अगर उसने गौशाला में जेवर छुपाया तो क्या वो बरामद हुआ? बिल्कुल नहीं। सवाल ये भी है कि कंप्लेंट पे आप किसी को उठाते हैं तो एफआईआर तो दर्ज करेंगे ना, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में भी पेश करना होगा, वरना वो इलीगल कस्टडी है। पर आपने वो भी नहीं किया। और अगर ये कैमरे में शूट ना होता तो ये पिटाई विटाई की बात तो कभी सामने आती ही नहीं। पुलिस की कहानी यही होती कि वो भाग रहा था, दौरा पड़ा, गिर गया, चोट लगी, मर गया। लेकिन ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे पुलिस कस्टडी के अंदर एक शख्स का खुद पुलिस वाले कत्ल कर रहे हैं। ये लाइव मर्डर है कैमरे पर। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तमिलनाडु में पिछले 4 सालों में ये 31वीं पुलिस कस्टडी में हुई मौत है। यानी पुलिस कस्टोडियल के अंदर मर्डर का ये 31वां मामला है, 31वां शिकार अजीत बना है। अब जब ये मामला हुआ कुछ लोग पहुंच गए, खुद मद्रास हाईकोर्ट ने सुमोटो ले लिया, स्वतः संज्ञान, क्योंकि वीडियो अब हर जगह तैयार रहा सोशल मीडिया पर। तो मद्रास हाईकोर्ट भी तो तमिलनाडु में ही है। जजों ने देखा, जब जजों ने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने सुमोटो लेते हुए पुलिस, सरकार, सबको नोटिस जारी किया। फिर एक मजिस्ट्रेट साहब गए, मजिस्ट्रेट साहब ने उस गौशाला की पूरी जांच की, अपनी रिपोर्ट, तस्वीर सारी कोर्ट के सामने पेश की। उन तस्वीरों में वो प्लास्टिक के पाइप, वो स्टील के रॉड और अजीत के जिस्मों पर जो जख्म थे, उन सारी चीज़ों की तस्वीरें मद्रास हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के सामने पेश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजीत के जिस्म पर 40 से ज़्यादा जख्म के निशान थे, लेकिन उसकी मौत इन 40 जख्मों से नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत उन अंदरूनी जख्मों से हुई जो न तस्वीर में दिखाई दे सकती थी और न ही बताई जा सकती थी। जब इन सारी चीज़ों को देखा तो मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने कहा, रिकॉर्ड पर है, कि क्या वो एक टेररिस्ट था? क्या बिना एफआईआर दर्ज किए हुए आप इस तरीके से पीटोगे, इस तरीके से मारोगे? लेकिन साहब ये तो है कि भेद खुल गया, सामने आ गई कैमरे के सामने। वरना पुलिस कस्टडी एनकाउंटर, जो मैं बार बार कहता हूँ, इसी तरीके से लोग मारे जाते हैं। कायदे से कानून उनका कत्ल करता है। ये पुलिस कस्टडी में हुई एक मौत नहीं है, ये पुलिस कस्टडी में एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और क्या किया तमिलनाडु सरकार ने? 4 जो पुलिस वाले थे उन्हें सस्पेंड करके अरेस्ट कर लिया, एक जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया, बस ख़त्म। और ये इतिहास है कि तमिलनाडु में पिछले 4 सालों में जो 31 कस्टोडियल डेथ हुई है, उनमें जितने भी पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, अरेस्ट किया गया, वो सब बरी हो गए, फिर बाद में उनकी बहाली हो गई और भी अलग अलग जगहों पर ड्यूटी पे है। इस केस में भी अगले 3-6 महीने के अंदर ये किसी और थाने में पोस्टिंग पा चुके होंगे। पर अजीत जैसे लोगों का क्या? तो कस्टडियल डेथ के मामले में या एनकाउंटर के मामले में हमारा पूरा देश एक, फिर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक या इधर से उधर तक कहीं भी हो, एक ही जैसे। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेट पाक साफ हो। बस ऐसा है कि बीच बीच में ऐसे सबूत सामने आ जाते हैं, ऐसे जिंदा सबूत जिनको देखकर आप मुंह फेर ही नहीं सकते। अब वो 27 साल का अजीत सोचिए, जिसके भरोसे पे उसकी माँ, जवान लड़का, मौत हो गई, जेवर मिला नहीं। बल्कि जिन माँ बेटी ने कंप्लेंट की थी अजीत की, जब उन्हें पता चला और उन्होंने ये वीडियो देखा, उन्हें भी अफसोस है कि काश वो कंप्लेंट ही ना करती, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी चोरी गई चीज़ें वापस मिल जाएं। उनका मकसद ये नहीं था कि उनकी चोरी गई चीज़ों के बदले में पुलिस किसी की जान ले ले। आज उन्हें भी अजीत की मौत पर अफसोस है। तो ये लाइव मर्डर पुलिस कस्टोडियल कस्टडी के अंदर। अब आइए अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। गोवा, नॉर्थ गोवा। मंडे यानी कल की बात है ये, सुबह 17 साल का एक लड़का ऋषभ कॉलेज जाने के लिए घर से निकला। उसके पिता हमेशा उसको बस स्टॉप तक अपनी स्कूटी पर छोड़ा करते थे। कल भी निकले और घर से नॉर्थ गोवा में एक धारगलिम हाईवे है, उसी धारगलिम हाईवे के एक बस स्टॉप पर हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह
ऋषभ के फादर ने अपने बेटे को ड्रॉप किया और उसी स्कूटी से अब वापस घर लौट गए, क्योंकि बस थोड़ी देर के बाद आ जाती। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऋषभ कॉलेज में। पिता चले गए। पिता के जाने के बाद अचानक सुबह 7:45 का वक्त है, एक शख्स ब्लैक रेनकोट और हाथों में दस्ताना पहने स्कूटर पर उसी बस स्टॉप के करीब आता है। स्कूटर रोकता है। उसके स्कूटर पर उसने अपने दोनों पैरों के बीच में एक वाइट रंग कलर की एक बाल्टी रखी हुई थी और साथ में एक जग। स्कूटर को रोकता है, जग उठाता है और स्कूटर उसने बिल्कुल ऋषभ के बराबर में रोका। ऋषभ बेफिक्र उस आए हुए अनजान शख्स से, लेकिन तभी वो शख्स अचानक उसी जग से उस बाल्टी में जो काले रंग की चीज़ थी उसको भर कर निकालता है और ऋषभ की तरफ उछाल देता है। इसके बाद वो फिर से जग भरता है, फिर से ऋषभ पर फेंकता है। लगभग 1/3 बाल्टी वो खाली कर देता है और ऋषभ इधर पूरे सर से पैर तक उसे लग रहा है जलन हो रही है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। आसपास में कुछ लोग थे। जब तक वो भी कुछ समझते संभलते तब तक स्कूटर वाला उस प्लास्टिक की बाल्टी और जग को वहीं ज़मीन पर छोड़कर सड़क किनारे स्कूटर पर तेज़ी से निकल जाता है। इधर अब ऋषभ की हालत ख़राब। आसपास के लोगों ने देखा। बड़ी मुश्किल से ऋषभ ने अपना फ़ोन निकाला और एक शख्स को दिया। उसने कहा, ये मेरे पापा का नंबर है, आप उनको फ़ोन मिला दीजिए। उस शख्स ने फ़ोन मिलाया। पापा अभी जस्ट उसको छोड़कर घर पहुँचे थे। फ़ोन करने वाले ने कहा कि आपका बेटा यहाँ ज़ख्मी हालत में पड़ा है। वो बदहवास वापस स्कूटी पर आते हैं। ऋषभ की हालत देखकर दहल उठते हैं। सर से लेकर पैर तक उसके जिस्म लगभग जल रहा था। फ़ौरन उसे लेकर गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं। अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट डॉक्टर बुलाए जाते हैं। 80% बर्न था। उसकी दाहिनी आँख जल चुकी थी। दाहिनी तरफ के बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा जल चुका था, क्योंकि जब वो जग से उसके ऊपर फेंका जा रहा था, बाल्टी में जो काले रंग की चीज़ थी वो कुछ और नहीं, एसिड तेज़ाब था। वो तेज़ाब जो किसी को भी जला कर रखते। तो वही तेज़ाब ऋषभ पर फेंका गया था। उस अनजान शख्स ने फेंका था। बाल्टी भर कर लाया था, 1/3 खाली कर गया था। डॉक्टरों ने अब देखा 80% से ज़्यादा बर्न, अंदरूनी भी ऑर्गन पर असर पड़ा। प्लास्टिक सर्जन से लेकर बाकी के एक्सपर्ट्स बुलाए गए। इस वक्त भी ऋषभ उसी गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसकी हालत नाजुक है। अब जब ये सब कुछ हुआ, उधर पुलिस को खबर मिली। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंचती है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब पहुंचता है। वहाँ पुलिस जब जाती है तो उसे अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वही सड़क किनारे एक बाल्टी सफ़ेद रंग की और उसमें काली काली कोई चीज़। फ़ौरन पता चल जाता है कि ये एसिड है। पास में वो जग भी था। अब पुलिस सारी चीज़ें उठाती है। चश्मदीद कुछ बस स्टॉप पर जो थे उनसे पूछती है। इत्तफाक से उनमें से किसी ने उस स्कूटर का नंबर नोट कर लिया था जिस पे वो अनजान शख्स आया था। उस स्कूटर के नंबर के ज़रिए पुलिस उसके मालिक का पता करती है तो पता चला कि उस शख्स का नाम नीलेश। पुलिस अब उसे ढूंढती है। उसके मोबाइल के नंबर के ज़रिए पता चला वो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास एक गांव है, वहाँ पर है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। अब सोमवार की शाम हो चुकी थी, लेकिन नीलेश उनके हाथ लग जाता है। पुलिस नीलेश को पकड़कर गोवा लाती है। उससे पूछताछ होती है। बिना ज़्यादा किसी मेहनत और कोशिश के नीलेश अपना जुर्म कबूल करता और कहता है कि हाँ, उस लड़के ऋषभ पर तेज़ाब मैंने ही फेंका। पुलिस पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? एक 17 साल का कॉलेज जाने वाला लड़का, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तब नीलेश बताता है कि 1 महीने पहले मई में इसी साल उसकी 17 साल की एक बेटी की संदिग्ध तौर पर मारी जाती है। उसकी मौत हो जाती है। फिर जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि असल में नीलेश महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर के पास एक गांव है, वहीं पर बेटी को गोवा में अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। उन्होंने अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब नीलेश काम के सिलसिले में खुद महाराष्ट्र में रहते, तो गोवा में नीलेश के एक साला यानी कि उनकी बेटी के मामा रहा करते थे। नीलेश की बेटी अपने मामा के घर पर रहकर स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसी स्कूल में उसकी मुलाकात ऋषभ से हुई। ऋषभ और नीलेश की बेटी में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता। 12वीं का एग्ज़ाम दिया। अब दोनों के रास्ते अलग हो गए। ऋषभ ने गोवा में एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन नीलेश की बेटी अब किसी और जगह थी। इसी बीच में अब इन दोनों का मिलना मिलाना भी कम हो गया। मई के महीने में एक रोज़ नीलेश की बेटी ऋषभ के घर पहुंच जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि हम दोनों में दोस्ती है, प्यार है, तुम हमसे दूर होते जा रहे हो। तब तक ऋषभ के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो उन्हें समझाते हैं
और फिर उससे कहते हैं कि देखो अब तुम ऋषभ को भूल जाओ और दोबारा इधर मत आना। इसके बाद नीलेश की बेटी घर लौट आती है, सदमे में चली जाती है, नींद की गोली खा लेती है। नींद की गोली खाने के बाद उसे उल्टियाँ आती हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर तमाम कोशिश के बावजूद उसे बचा नहीं पाते और मई में ही नीलेश की बेटी की मौत हो जाती है। बेटी की मौत से पहले नीलेश को ये पता चल चुका था कि उस दिन जिस दिन इसने नींद की गोली खाई थी वो कहाँ गई थी, और उसे ऋषभ और उसकी दोस्ती के बारे में भी पता था। बेटी की मौत का सदमा नीलेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कहीं ना कहीं उसकी बेटी की मौत के लिए ऋषभ जिम्मेदार है, और बस उसी दिन से उसने तय किया कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेगा। तरीका सोचता रहा और आखिरकार उसने एसिड के जरिए ऋषभ पर हमला करने का फैसला किया। फिर उसने बाजार से तेज़ाब खरीदा, बाल्टी में भरा, रेकी की। उसे पता था कि ऋषभ कॉलेज कितने बजे जाता है, बस स्टॉप पर कब पहुंचता है, वापस कब आता है। सुबह चूँकि वक्त भीड़ कम होती है, लोग कम होते हैं, इसलिए उसने सुबह का वक्त चुना। और मंडे, सैटरडे, संडे के बाद कॉलेज खुला और वो दूर था। उसने देखा जैसे ही ऋषभ को उसके फादर ड्रॉप करके चले गए, वो करीब गया। रेनकोट पहने हुआ था, चेहरा छुपा हुआ था, हाथ में दस्ताने थे ताकि तेज़ाब से हाथ उसका न जले, और उसने जग से भर भर कर नीलेश पर तेज़ाब फेंका और वहाँ से निकल गया। गोवा पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद जब उसने सारी कहानी सुनाई, नीलेश के चेहरे पर कोई भी पछतावे का भाव नहीं था। उधर गोवा मेडिकल कॉलेज में ऋषभ का भी इलाज चल रहा है। हालत सीरियस है, डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कहानी का सबसे बेचैन करने वाला पहलू यह है कि एक तरफ एक लड़की है जिसकी 17 साल की वो भी थी, उसकी मौत हो गई। एक तरफ एक लड़का है जो उस लड़की का दोस्त था। अब इन दोनों की दोस्ती के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी। लड़की को लगा कि जिससे उसकी दोस्ती है वो उससे दूर हो रहा है। वो उसके घर जाती है, फिर लौटती है, फिर सदमे में जाती है, फिर जो भी कदम उठाती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब लड़की के बाप को ये लगता है कि उसकी बेटी की मौत के लिए वो लड़का जिम्मेदार है, और फिर वो ये तेज़ाब से हमला करता है। इसे कहाँ से हम जस्टिफाई कर पाएंगे? हम कैसे कह पाएंगे कि एक बेटी की मौत का एक बाप ने ऐसा बदला लिया तो अच्छा किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून की नज़र में ये एक जुर्म है, किसी की भी जान लेना, उसको नुकसान पहुंचाना। लेकिन ये कहानी अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इसको लेकर हम सोचें क्या, कहें क्या। तो आप भी सोचिए, आपको लगता है आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब से ये स्टोरी सामने आई है मतलब हमारे समझ ही भी नहीं आ रहा कि इस पर क्या सोचूं, कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जुर्म हुआ है तो फिर गलत ही गलत है। तो सोचिएगा और फिर बताइएगा ज़रूर। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।